जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? हो ना आप सभी जबरदस्त है। चलिए, तो आज है 7 अक्टूबर 2023 और आज का दिन हमारे लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेशन के अंतर्गत हम समझते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हर एक उस खबर की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं आज 7 अक्टूबर 2023 और इसके अंतर्गत वो पर्टिकुलर टॉपिक जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने मध्य प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स यहां पर पढ़ा हुआ है लास्ट पर्टिकुलर 6 अक्टूबर के अंतर्गत। इसके अलावा यदि मैं आपको बताना चाहूंगा तो मैंने हर एक पर्टिकुलर क्लास में आपसे एशियन गेम्स पर तो चर्चा करता ही हूं, एशियाई खेल्स के अंतर्गत हम यहां पर चर्चा ही हर बार करते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को देखने को मिल रहा है। और अभी जो अनाउंसमेंट है वो नोबेल पुरस्कार की चल रही है, तो नोबेल पुरस्कार पर भी हम हर बार यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने यहां पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों पर भी चर्चा की, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल न्यूज भी कवर की है, स्पोर्ट्स भी हमने यहां पर कवर किया हुआ है। चलिए, अब मैं पर्टिकुलर आज की यदि क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। दोस्तों अभी अनाउंसमेंट आप सभी को पता होगा कि लिटरेचर की भी कर दी गई, लिटरेचर के अंतर्गत जो नोबेल पुरस्कार है वो अनाउंसमेंट यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, इससे पहले फिजिक्स की बात करते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, और अब लिटरेचर का नाम भी नोबेल में देखने को हमें मिल रहा है। एशियन गेम्स में तो हमें हर बार चर्चा करना ही है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन दोस्तों हर बार आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंतर्गत। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हम यहां पर मध्य प्रदेश स्पेशल भी करंट अफेयर्स आज की क्लास में यहां पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। आप सभी लोग मुझे अपनी अटेंडेंस जय हिंद के माध्यम से आप सभी फिलहाल क्लास में उपस्थिति दर्ज करा दे, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप यहां सभी उपस्थित हो चुके हैं, जिससे आज का जो सेशन है वो हम दोस्तों यहां पर कवर कर पाए। चलिए देखिएगा, तो यहां इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज भी आज हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, तो आज वैसे स्पेसिफिक हम मध्य प्रदेश ज्यादा कवर करेंगे, आज मध्य प्रदेश पर ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए देखिएगा, तो पहला दोस्तों आप सभी के सामने जो खबर देखने को मिल रही है, ये खबर आपको देखने को मिल रही है 4x400 मीटर रिले दौड़ के अंतर्गत। दोस्तों यहां पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, एशियन गेम्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और भारत इस बार सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया। 86 मेडल भारत के क्रॉस हो चुके हैं और भारत जो है पदक तालिका में चौथे नंबर पे बना हुआ है, जो कि अभी तक के सबसे हाईएस्ट मेडल के तौर पे देखने को मिल रहा है। इसका समापन 8 अक्टूबर को होने जा रहा है, उस दौरान भारत के मेडल और भी दोस्तों संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो 4 इंटू जो 400 मीटर की जो रिले दौड़ है, उसमें भारत की पुरुष टीम ने दोस्तों फिर से यहां पर खबर देखने को मिल रही है गोल्ड मेडल के अंतर्गत कि भारत की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों 4x400 मीटर रिले दौड़ के अंतर्गत यहां भारत को स्वर्ण पदक मिल गया है, तो ये डेटा भी आपको यहां पर याद रखना। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो नाम देखने को मिल रहा है मोहम्मद अनस याहिया का, अगला नाम आपको अमोद जैकब का देखने को मिल रहा है, मोहम्मद अजमल वारिया का नाम देखने को मिल रहा है, और यदि मैं बात करूं राजेश रमेश का नाम भी देखने को मिल रहा है। ये चार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 इंटू यहां पर दोस्तों 400 मीटर रिले दौड़ में यहां भारत गोल्ड मेडल लेकर आया, और ये भारत को 61 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इस कैटेगरी में भारत ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जकार्ता में जो 1962 का एडिशन था, उसमें भारत पहली बार स्वर्ण पदक लेकर आया हुआ था। और इस बार की बात करें तो भारत यहां पर आप देख पा रहे हो कि नंबर की मैं बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों 61 साल के बाद में भारत को इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल नाम मिला, यहां पर देखने को मिल रहा है, और ये नाम आप सभी के सामने यहां पर दिख रहा है। चलिए अगली दोस्तों खबर फिर से हमारे एशियन गेम्स से देखने को मिल रही है, और एशियन गेम्स की हम बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों 2023 का जो एशियन गेम्स है, जो कि होंगजू आपके चाइना में चल रहे हैं, 2022 के ही थे लेकिन वो एक्सटेंड हो गए थे एक साथ। तो इसके अंतर्गत दोस्तों तीरंदाजी की बात करते हैं, आर्चरी की बात करते हैं, तो मिश्रित जो टीम कंपाउंड इवेंट है यहां पर भी भारत गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, जिसमें नाम आपको ज्योति सुरेखा वेन्नम का देखने को मिल रहा है और अगला नाम ओजस देवतले का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है। तीरंदाजी कैटेगरी में मिक्स्ड जो इवेंट था उसमें अंतर्गत ये मेडल लेकर आए, जिसमें फोटो आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हो, दिख रही है भैया फोटो। चलिए
तो ये एशियन गेम्स से संबंधित कुछ खबरें थी, जिसके अंतर्गत आपको मैं फिर से नाम रिपीट करा दे रहा हूं। एक नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम का, और अगला नाम दोस्तों ओजस देवतले का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि तीरंदाजी कैटेगरी में दोस्तों कंपाउंड जो मिश्रित जो आपका जो मिक्स्ड इवेंट था उसमें ये स्वर्ण पदक या जो गोल्ड मेडल है वो लेकर आए हुए हैं। तो ये कुछ डेटा है जो आपको यहां पर याद रखना है। इन्होंने दक्षिण कोरिया के केसो चेवॉन और जू जेहोन को हराया है। और कौन सा मेडल लेकर आए? तो ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। दोस्तों अगली फिर से खबर आपको एशियन गेम्स के अंतर्गत देखने को मिल रही है, फटाफट समझिएगा। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से खबर हमारी एशियन गेम्स 2022 से देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों दीपिका पल्लिकल का नाम आता है, हरिंदर सिंधु का नाम देखने को आपको मिलता है। और यहां पर दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो स्क्वैश की कैटेगरी में इन्होंने दोस्तों फाइनल कैटेगरी में भारत जो है वो गोल्ड मेडल लेकर यहां पर आया, स्वर्ण पदक भारत लेकर आया हुआ। और ये कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो ये दोस्तों स्क्वैश के अंतर्गत भारत को पदक मिला हुआ है, जिसमें दोस्तों यदि मैं बात करूं एक नाम दीपिका पल्लिकल का नाम आता है और दूसरा यहां पर हरिंदर पाल सिंह संधू का नाम देखने को मिलता है। जिनकी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो ये कैटेगरी दोस्तों स्क्वैश मिक्स डबल की देखने को मिल रही है, जिसमें ये गोल्ड मेडल लेकर आए हुए। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। इन्होंने फाइनल में दोस्तों याद रखना यहां पर दोस्तों बिंटी अजमन का नाम मोहम्मद सयाफिक बिन मोहम्मद कमल का नाम आता है, जिसको इन्होंने हरा दिया। तो कौन सी कैटेगरी हो गई? तो यहां पर याद रखना दोस्तों नाम स्क्वैश का देखने को मिल रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट 3 ऐसी खबरें थी जो एशियन गेम्स के अंतर्गत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण थी, उस पर हमने चर्चा की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लियर है? ओके। अब दोस्तों हम अगली खबर की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने फिजिक्स की बात की थी, केमिस्ट्री की बात की थी, मेडिसिन चिकित्सा की बात की थी, लेकिन एक और अब खबर यहां देखने को मिल रही है। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो नोबेल पुरस्कार है ये हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, लेकिन इनका जो अनाउंसमेंट है वो पहले घोषणा पहले कर दी जाती है, लेकिन ये जब दिए जाते हैं तो डेथ एनिवर्सरी अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर को देखने को मिलती है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ये स्वीडन के निवासी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु डेथ हो गई थी। तो इनके सम्मान में हर साल दोस्तों स्वीडन जो गवर्नमेंट है ये आपका सम्मान देती है, जिसमें दोस्तों स्वीडन की जो बैंक है उसकी हिस्सेदारी और इसके अलावा स्वीडन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। जिसके अंतर्गत धनराशि की बात करेगा तो आपको मैंने कई बार क्लास में बताया कि 11 मिलियन जो स्वीडिश क्रोनर है ये इसकी धनराशि यहां पर देखने को मिलेगी। बस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन गवर्नमेंट ना देकर नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो अब दोस्तों यहां पर खबर आ रही लिटरेचर की, अर्थात साहित्य में नोबेल पुरस्कार किनको प्रदान किया गया। और ये दोस्तों हम खबर की बात करें तो ये खबर हमारी इंपॉर्टेंट भी है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो नोबेल पुरस्कार पहले साहित्य में भारतीय की बात करूंगा तो किनको प्रदान किया गया था? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह डेटा आपको याद रखना है। चलिए अब हम 2023 की बात करें तो 2023 में दोस्तों नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में प्रदान किया गया, ये आपको इनकी फोटो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दिख पा रही है। नाम की बात करूंगा तो इनका दोस्तों जो नाम है वो है जॉन फासे। क्या नाम है? जॉन फॉसे। इनका नाम है जॉन फॉसे। और ये कहां के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, अर्थात आप देख भी पा रहे हैं ये नॉर्वे के आपको लेखक दिख रहा है जिनका नाम है जॉन फॉसे। इनको इस साल नोबेल जो मैं बात करूंगा लिटरेचर का, साहित्य का 2023 का प्रदान किया गया है। ठीक है, तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको दिया गया। तो नाम है इनका जॉन फॉसे। दोस्तों इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साहित्य पुरस्कार विजेता जो जॉन फॉसे हैं, इनका यदि नोवेल की बात करूं तो इनकी एक शैली जो इसको हम किस नाम जानते हैं, इनको फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जानते हैं, जो इनके नोवेल जिस तरह से ये लिखते हैं। और इनके दूसरा जो उपन्यास था जिसका नाम था स्टैंग्ड गिटार, जो कि 1985 में देखा गया था। दोस्तों इनके बारे में मैं एक पॉइंट और भी बताना चाहूंगा। जनरली क्या है कि ये उस तरह की नोवेल लिखना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें
जिम्मेदारी का भाव होता है, या हम कोई संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, जनरली क्या है, मुझे इनकी एक स्टोरी याद आ रही है। इन्होंने एक किताब लिखी, तो उस किताब में इन्होंने लिखा था कि एक माँ है ना, एक मदर है, जो कहीं ना कहीं अपने घर में अकेले होती, उसका एक बच्चा होता है साथ में, और वो जो मदर है वो घर से जब बाहर निकलती तो उसे ये चिंता भी रहती कि मेरा बच्चा जो है वो घर पे अकेले वो कैसे रह पाएगा, और वो चाहती कि लोगों से मैं मदद भी ले पाऊं। यहां तक कि यदि वो घर का कचरा फेंकने भी बाहर जाती है तो उसे ये डर रहता है कि मेरा बच्चा अकेले है, मैं उसको कैसे मैनेज करूं। तो वो मदद के तौर पे लोगों से अपील भी करती, लोगों से मदद भी मांगती है। तो इस तरह की चीजें जनरली आपके संबंध की बात करूं, रिलेशन की बात करूं, है ना, जिम्मेदारी की बात करूं, तो इस तरह के जो उपन्यास है वो कहीं ना कहीं जॉन फॉसे के साथ में आपको उपन्यास देखने को आपको मिलेंगे। तो इस बार ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहां के हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है ये दोस्तों नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, ओके। तो कुछ ये डेटा है पैरेलल जो आप यहां पर याद रखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं लास्ट ईयर 2022 की बात करता हूं, तो 2022 में दोस्तों यह सम्मान लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था फ्रांस की लेखिका जिनका नाम है एनी एनॉक्स, है ना। ये नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि पर्टिकुलर यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं। इनका नाम है एनी एनॉक्स, को प्रदान किया गया था, जो कि दोस्तों ये बिलोंग करती कहां से, ये फ्रांस से बिलोंग करती है, जो फ्रांस की लेखिका और यहां साहित्य की प्रोफेसर के तौर पे जानी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको पैरेलल यहां पर याद रखना है। चलिए, तो यहां तक जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम दोस्तों मध्य प्रदेश स्पेसिफिक एमसीक्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सेशन हर एक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश स्पेशल भी हम डेटा यहां पर कवर करते हैं। चलिए चलिए, अगली खबर आप सभी के सामने दिख रही है, और ये खबर है दोस्तों इंदौर से। अब आप सभी को ये भी पता है कि मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में नाम रोशन किए हैं। उसी श्रृंखला में दोस्तों नाम आता है इंदौर की सुदीप्ति हजेला का, जो कि 19वें एशियन गेम 2022 में घुड़सवारी में क्वेश्चन है कि कौन सा पदक इन्होंने जीता है। जिनकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप फोटो देख पा रहे हैं, फोटो देख रही है, तो ये है दोस्तों सुदीप्ति हजेला का नाम आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इनसे एक समय पहले इनके रिश्तेदारों ने बोला था कि तुम बेटी हो, तुम क्या कर पाओगे, लेकिन आप देख रहे हैं इन्होंने नाम रोशन कर दिया है। और दोस्तों ये इंदौर से, और इन्होंने यदि मैं बात करूं 19वें एशियन गेम्स जो हांगझो चाइना में चल रहे हैं उसके अंतर्गत दोस्तों ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं घुड़सवारी की कैटेगरी में। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। और यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो घुड़सवारी से ये दोस्तों सुदीप्ति हजेला का नाम देखने को मिलता है, जो आपको यहां पर याद रखना है। चलिए, तो यदि मैं घुड़सवारी की बात करता हूं तो आप सभी को इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूं कि भारत ने इससे पहले घुड़सवारी में 1982 नई दिल्ली के अंतर्गत दोस्तों मेडल जीता था। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहां पर पैरेलल तरीके से याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि यदि हम T20 की बात करते हैं तो एशियन गेम्स के अंतर्गत भारत भी यहां पर दोस्तों मेडल लेकर आया हुआ, और वो मेडल दोस्तों गोल्ड मेडल का नाम देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि शहडोल से जो पूजा वस्त्रकर का नाम देखने को मिलता है दोस्तों, इनको 19वें एशियन गेम 2022 में क्रिकेट को कौन सा पदक मिला है। तो आप सभी को बताया, मैंने यहां पर डिस्कस भी किया है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दोस्तों गोल्ड मेडल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पहली बार एशियन गेम्स में उतरी है, और यहां पर दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। जिसके अंतर्गत यदि मैं फाइनल की बात करता हूं तो भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया है। तो दोस्तों ये जो आपको यहां पर फोटो भी दिख पा रही है, ये शहडोल से जो इस टीम के हिस्से थी, और यहां पर दोस्तों नाम पूजा वस्त्रकर का नाम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय आपको टीम में देखने को यहां पर मिल रही है। इनकी फोटो भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, इससे पहले महिला टीम ने पिछले साल
कॉमनवेल्थ गेम में भी दोस्तों मेडल जीता था और वो मेडल था दोस्तों रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैं बात करूं तो भारतीय महिला जो टीम है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम दोनों में मेडल जीतने वाली ये पहली टीम आपकी बन गई है, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए दोस्तों अगली खबर हमारी आ रही है कि 75 मीटर लंबे कैनवास पर दुनिया की सबसे बड़ी गोंड पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये रिकॉर्ड कहां पर बना है, क्या ग्वालियर है, भोपाल है, जबलपुर है, या फिर मैं बात करूंगा तो यहां पर आंसर हमें इंदौर भी देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को यदि मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन की बात करूं तो 75 मीटर लंबे कैनवास पर दुनिया की सबसे बड़ी जो गोंड पेंटिंग बनाई गई दोस्तों इसकी लोकेशन आपको भोपाल में देखने को मिल रही है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहां पर इस प्रतियोगिता के बारे में आप देख भी पा रहे हैं। और ये दोस्तों वो टीम है जिसने यहां पर इतिहास रचा है। तो भोपाल में दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गोंड पेंटिंग बनी है, जो कि 35 जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने 300 लोगों की मदद से, जिसमें बाघ की जो लोक कथा है उनको दर्शाया गया है। और यहां पर दोस्तों राजधानी की हम बात करेंगे तो याद रखना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गोंड पेंटिंग यहां पर बन गई है, जो आपको यहां पर याद रखना है। इसे रचना उत्सव 2023 के अंतर्गत बनाया गया, जो कि हेंसल फाउंडेशन ने यहां पर दोस्तों इसका नाम भी देखने को मिलता है, जिसके साथ में मिलकर यह बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे यदि फोटो भी देख पा रहे होंगे तो फोटो देखकर आप शायद समझ जाए, कोई जानकारी दे पाए। तो आप सभी ने जो इस क्वेश्चन का आंसर मंदसौर दिया हुआ है वो आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। तो मंदसौर इज द करेक्ट आंसर। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा तो पर्यटन और संस्कृति टूरिज्म बोर्ड के जो सचिव है, प्रबंध संचालक है, जिनका नाम है दोस्तों शिवशेखर शुक्ला, उन्होंने बोला है कि मंदसौर में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको बेहतर चीजें मिल पाए, एडवेंचर एक्टिविटीज भी मिल पाए, उसको देखकर ये दोस्तों फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। याद रखना आंसर मंदसौर है ना, मंदसौर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा फिर से मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प आपके सामने है, रामदयाल प्रजापति हैं, मनोहर ममतानी है, आनंद कुमार है, या फिर विष्णु गुप्ता का नाम देखने को मिल रहा है। चलिए तो यहां पर दोस्तों जिन्होंने आंसर रामदयाल प्रजापति दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। रामदयाल प्रजापति इज द करेक्ट आंसर, जिनको मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, ये इसके चेयरमैन चुने गए हैं। अगले यदि पॉइंट की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड में यहां पर दोस्तों नाम आ रहा है, तो नाम यहां फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं, नाम है रामदयाल प्रजापति, जो अरेरा हिल्स स्थित कार्यालय में अपना पदभार संभालेंगे। तो आंसर हमारा रामदयाल प्रजापति इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो बोर्ड की जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिनका नाम है अनुभा श्रीवास्तव, उन्होंने माटी शिल्पियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की है। तो यहां पर याद रखना कि मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अंतर्गत नाम हमारा किसका देखने को मिल रहा है, तो रामदयाल प्रजापति का नाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिर से ये खबर आ रही है, और ये खबर मैंने एक बार क्लास में भी लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर दोस्तों भारतीय टेनिस जोड़ी का नाम देखने को मिल रहा है, जिसमें एक नाम है रोहन बोपन्ना का और दूसरा नाम दोस्तों ऋतुजा भोसले का देखने को मिल रहा है। और ये जो 19th एशियन गेम्स होंगजू चाइना में चल रहे हैं उसके अंतर्गत मिक्स्ड कैटेगरी में, मिश्रित युगल की कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो आप सभी को फिर से याद रखना है दोस्तों, भारत गोल्ड मेडल लेकर इस कैटेगरी में आया है, यानी स्वर्ण पदक यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर यहां पर दिए हुए हैं। वेरी गुड। चलिए अगले यदि पॉइंट की बात करें तो एशियन गेम्स के अंतर्गत भारत यहां पर गोल्ड मेडल लेकर आया है, और ये नाम दोस्तों रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले का नाम देखने को मिलता है, जो टेनिस में मिक्स डबल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये याद रखना है, और उन्होंने ताइपी जोड़ी को यहां पर इस कैटेगरी में हराया है। क्लियर भैया। चलो
ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। चलिए, इसके अंतर्गत दोस्तों पहला सेट इन्होंने गवाह जरूर दिया था, लेकिन दूसरे सेट में ये दोनों जो नाम आपको देखने मिल गए, इन्होंने शानदार वापसी की और अंत में सुपर टाई ब्रेक में इन्होंने ये मुकाबला जीत लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा क्रूज मध्य प्रदेश के किस शहर में बन रहा है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द कंट्री लार्जेस्ट क्रूज शिप बीइंग बिल्ट? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से मैंने पहले ही बताया था कि हमारे लिए भैया हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बनते ही बनते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन स्टूडेंट ने भोपाल अर्थात यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी दिया हुआ है वो आंसर यहां पर बिल्कुल सही। और इसकी आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे फोटो भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भोपाल में बड़ा तालाब के किनारे सबसे बड़ा क्रूज चलने वाला है, जिसमें करीब 200 से ज्यादा लोग दोस्तों एक साथ बैठकर सैर भी कर सकते हैं। और ये क्रूज देश का सबसे बड़ा दोस्तों तालाब में तैरने वाला क्रूज होगा और जो कहीं ना कहीं गंगा विलास क्रूज से भी कहीं ना कहीं बड़ा देखने को आपको मिलने वाला है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो भोपाल इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों तालाब में तैरने वाले इस क्रूज की मैं बात करूं तो इसका निर्माण भोपाल के खानू गांव में शुरू हो चुका है और ये जो क्रूज है ये 36.6 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा होने वाला है। इसमें 20 जो है वो सूट रूम भी होंगे जिसमें 150 से 200 लोग एक साथ रुक भी सकते हैं। तो ये खबर हमारे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए, अगली खबर फिर से हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देखने को मिलती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं रन फॉर साइंस मैराथन की। और यदि मैं रन फॉर साइंस मैराथन की बात करूंगा तो इसका आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पर भोपाल देखने को मिल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें क्या मिल रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें भोपाल मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी फोटो भी दोस्तों देख सकते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों इस मैराथन का जो संयोजन है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 3.5 किलोमीटर की मैराथन टीटी नगर स्टेडियम से मैनिट है ना कैंपस में यहां पर होगी। तो ये कैटेगरी दोस्तों आपकी कहां पर? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको भोपाल देखने को मिल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा, जिसमें हम बात कर रहे हैं विश्व रामायण की और इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? और यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों हमारा नाम संस्कार राजधानी का देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने जिन स्टूडेंट ने आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जबलपुर दिया हुआ है वो आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। तो नाम हो गया दोस्तों विश्व रामायण की कैटेगरी की बात करूं तो तीसरी वर्ल्ड जो आपकी रामायण कॉन्फ्रेंस है उसका जो आयोजन है ये दोस्तों जबलपुर में देखने को मिलेगा। और जबलपुर की भी बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों मानस जो भवन है उसके प्रेक्षागृह में यह शुरू हुआ है, जिसमें 15 देशों से जुड़े हुए विषय के जानकार उपस्थित हुए तथा रामायण के अलग अलग भाषाओं के लेखन की बात करूंगा, प्रसार की बात करूंगा या उसमें विशेष योगदान की बात करूंगा तो वो सारे हस्तियां शिरकत यहां पर कर रही हैं। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो यहां पर याद रखिएगा, तो मैं वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा जो कि 3rd नंबर की, यहां पर दोस्तों आंसर जबलपुर मिल रहा है। जबलपुर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यह रहा कि हाल ही में कहां पर मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव है ना, ईज ऑफ बीइंग है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का यहां पर आयोजन किया गया है दोस्तों। इसमें करेक्शन कर लेते हैं, ईज ऑफ, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग जो कॉन्क्लेव बिजनेस कॉन्क्लेव है उसका आयोजन किया गया। ऑप्शन आपके सामने ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है या फिर आपको यहां पर भोपाल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका फिर से यहां पर जो आंसर है वो हमें भोपाल दिखेगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट की याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर नाम आपका भोपाल देखने को मिल रहा है। और भोपाल की भी बात करूं तो यहां पर दोस्तों कुशाभाऊ जो आपका ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है वहां पर इसका यहां पर दोस्तों उद्घाटन भी किया गया था निवेश के अंतर्गत। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है कई बार एग्जाम पूछा गया, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है जरा समझना। क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे लास्ट में
कमेंट सेक्शन में देंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है और इसकी भारत की इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सी रैंक है, ये आप मुझे कमेंट करके देंगे। ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है, आप ये बताएंगे ये कौन जारी करता है और इसमें भारत की रैंक क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके आज आंसर देंगे। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कॉन्क्लेव 2023 है, इसका उद्घाटन प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश जो है जिनका नाम है संजय शुक्ला, उनके द्वारा किया गया है। तो यहां पर आंसर भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान लवकुश का मंदिर और सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों इस ऑप्शन की मैं बात करूं, कटनी है, सतना है, सागर है, निवाड़ी है। तो याद रखना है यहां पर दोस्तों जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सागर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को पता है कुशवाहा जो समाज है उस कल्याण जो बोर्ड है उसका गठन भी यहां पर किया गया है और सागर में 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ से धनराशि से लवकुश मंदिर और धर्मशाला का निर्माण भी किया जाएगा। ये आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बयान यहां पर आया दोस्तों। और दूसरा मैं बात करूं तो 865 करोड़ की लागत से सागर जिले में 3 नल जल जो आपकी योजना है उनका भूमि पूजन भी किया गया है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें सागर देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 नल जल योजनाएं दोस्तों सनौधा मड़िया का नाम देखने को मिलता है, सनौधा बंडा का नाम देखने को मिलता है और देवरी केसली का नाम मिलता है। यहां पर उसका भूमि पूजन भी किया गया और तीनों नल जल समूह योजना 520 गांवों में दोस्तों लाइन बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जो है हर घर नल से जल के अंतर्गत भी दोस्तों अगड़ी बना हुआ है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो पहला नंबर आपका यहां पर बुरहानपुर का देखने को यहां पर मिलता है हर घर नल से जल के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका एशियन जो गेम्स है उसमें दोस्तों 3 मेडल जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? और आप यहां देखिएगा तो ऑप्शन हमारे पास में आशी चौकसी का नाम है, सुदीप्ति हजेला का नाम है, पूजा वस्त्रकर का नाम है और नेहा ठाकुर का नाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमने अभी यहां डिस्कस किया था सुदीप्ति हजेला के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर के बारे में भी डिस्कस किया था, शहडोल से क्रिकेट की कैटेगरी में नाम देखने को मिलता है। नेहा ठाकुर आप सभी को पता है कि देवास से यहां पर नाम देखने को मिलता है नेहा ठाकुर का। और नेहा ठाकुर की यदि मैं बात करूंगा तो इनकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलिंग यानी नौकायन की देखने को मिलती है। अब यहां से यदि मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर इस क्वेश्चन का हमें आशी चौकसी अर्थात ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर यहां बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मध्य प्रदेश से है, नाम है इनका आशी चौकसे। और आशी जो चौकसे है ये एक तो क्या 2 सिल्वर अर्थात 2 रजत पदक और साथ ही साथ में बात करूं तो एक जो है ब्रॉन्ज मेडल में यहां पर इनका नाम देखने को मिलता है। और यदि ये पूछा जाए कि इनकी कैटेगरी कौन सी तो ये शूटिंग यानी निशानेबाजी से बिलोंग करती है और इन्होंने 3p50 मीटर कैटेगरी में दोस्तों स्कोर पे यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि अलग अलग कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल भी ये जीत चुकी है। तो कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको यहां पर एग्जाम की दृष्टिकोण से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारे मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जो दिवंगत है उनकी प्रतिमाएं यानी उनकी जो स्टेचू है उनकी स्थापना के लिए नए संग्रहालय का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश से जो भी आपके मुख्यमंत्री रहे हैं उनको सम्मान के रूप में उनकी प्रतिमाएं प्रदर्शित की जाएंगी और उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर भी मैं बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भोपाल होगा। और ये दोस्तों अनाउंसमेंट यहां पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई और इसका जो संग्रहालय है वो शुभारंभ भी भोपाल में किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि जो दिवंगत मुख्यमंत्री हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनकी जो स्थापना है वो भोपाल में एक नए संग्रहालय के रूप में की जाएंगी, जिसमें दोस्तों जितनी भी संग्रहालय के अंतर्गत प्रदेश वासियों के साथ अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल भी बन पाएगा और उसमें हर एक वो मुख्यमंत्री को
शामिल किया जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा मध्य प्रदेश में रहा है। चलिए दोस्तों, लास्ट में हमें आप सभी को पता है कुछ हम इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पर भी थोड़ा हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, जिसमें से आज हम स्पोर्ट्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस आज कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की, है ना, यानी इंडियन प्रीमियर लीग की बात करेंगे, और विमेंस जो आपका विमेन प्रीमियर लीग है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आईपीएल के अंतर्गत यदि मैं आपसे बोलता हूं कि जो हमारे आईपीएल हुए थे लास्ट, उसमें विनर टीम कौन थी, और यदि मैं आपसे इधर पर ही बोलूं कि जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है इसमें विजेता कौन रहा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट यहां पर बनेंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं आईपीएल की बात करूंगा, आईपीएल के अंतर्गत विजेता कौन रहा, तो आईपीएल के अंतर्गत विजेता कौन रहा आप सभी को पता है। यहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग का नाम आता है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल को हराया था। और यदि मैं यहां पर डब्ल्यूपीएल के अंतर्गत विनर की बात करूं तो यहां पर दोस्तों किसका आएगा, सॉरी यहां पर दोस्तों गुजरात टाइटन का नाम देखने को मिलता है, सीएसके जीता था, गुजरात टाइटन को हराया था। यदि मैं डब्ल्यूपीएल की बात करूंगा तो डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस का नाम देखने को मिलता है, और जबकि यहां पर दोस्तों जो उपविजेता रहा वो दिल्ली कैपिटल देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहां पर पैरेलल एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने। जबकि मैंने आपको बताया था कि यदि हम सैफ की बात करते हैं जो कि फुटबॉल संबंधित कप है, तो सैफ अंडर 16 और सैफ अंडर 19 के अंतर्गत दोनों टीम में दोस्तों भारत का नाम विजेता के तौर पे दिख रहा है। तो ये पॉइंट भी आप सभी को यहां पर याद रखना है। चलिए याद रहेगा ये पॉइंट, ओके, चलिए आगे बढ़े, ओके। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहां पर फीबा बास्केटबॉल से देखने को मिलता है, और फीबा यदि हम बास्केटबॉल की बात करें तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जिसका अभी वर्ल्ड कप हुआ है, इसके विश्व कप का आयोजन हुआ है, इस विश्व कप के आयोजन के तौर पे दोस्तों विजेता टीम कौन रही। फीबा के अंतर्गत यदि मैं बास्केटबॉल की बात करता हूं तो बास्केटबॉल में हमारे विजेता यहां पर किसको देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप सभी को बताना चाहिए कि यहां पर विजेता रही जर्मनी, और जर्मनी ने किसको हराया, तो जर्मनी ने सर्बिया को हराया। किसको हराया भैया, तो जर्मनी ने यहां पर सर्बिया को हराया है। तो ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां पर याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ मैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो पहले तो याद रखना फीबा बास्केटबॉल जो विश्व कप है इसमें दोस्तों जर्मनी का नाम आया, जबकि हमने आईपीएल की बात की तो आईपीएल में हमारा नाम किसका देखने को मिला। चलिए अगला हम बात करें तो महिला जो फीफा विश्व कप है, ठीक है, महिला फीफा जो विश्व कप है, ठीक है, इसके अंतर्गत आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट पे कि महिला फीफा विश्व कप 2023 इसमें विजेता कौन रहा, यानी इसमें जो विनर टीम थी वो कौन रही, जो हम महिला फीफा विश्व कप की बात करेंगे 2023 के अंतर्गत। और मैं चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है जो भी आपके मेंस कैटेगरी की कैटेगरी होती है उनको हम पढ़ लेते हैं, महिला की कैटेगरी हम नहीं पढ़ते हैं। चलिए तो यहां पर दोस्तों यदि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महिला फीफा विश्व कप 2023 में दोस्तों विजेता कौन देखने को मिल रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है वो हमारा स्पेन देखने को मिल रहा है, जबकि उप विजेता यहां कौन रहा, तो उप विजेता यहां पर आप बताइएगा, तो उप विजेता दोस्तों यहां पर इंग्लैंड देखने को मिल रहा है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको यहां पर याद रखना है। चलिए आज का एक क्वेश्चन मैं और भी आपको दे रहा हूं फिलहाल, जिसका आंसर आप मुझे लास्ट में देंगे। और क्वेश्चन क्या है जरा फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है, ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि उजाला योजना है ना, उजाला योजना, उजाला जो गवर्नमेंट स्कीम है आप सभी ने सुना होगा, यह योजना कब लॉन्च की गई ये आप बताएंगे, है ना, ये कब लॉन्च की गई ये आप बताएंगे। और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि उजाला योजना के अंतर्गत दोस्तों उजाला का फुल फॉर्म क्या है और इसका संबंध किस कैटेगरी से देखने को मिलता है। तो आज का दोस्तों ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसका आप जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे। तो आज का पर्टिकुलर जो सेशन था उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी की बात करूं, तो हर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे एग्जाम ओरिएंटेड डेटा था वो हर एक डेटा हमने क्लास में डिस्कस किया। तो उम्मीद है दोस्तों हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के साथ में अगले सेशन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस।